आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्वज्ञान के स्वाध्याय के क्रम में जैन तत्व विद्या का आज चौथा वर्ग प्रारंभ करेंगे। इसका पहला बोल है सत्य के तीन लक्षण हैं। सत्य शब्द स के बाद में जो त आता है उसके नीचे हलंत सत, तो इसके तीन लक्षण बताए गए हैं। सत्य शब्द होता क्या है पहले हम उसे समझ लें। जैसे सत्य जो बना है ना वो भी सत्य से बना है, जो एग्जिस्ट करता है उससे रिलेटेड होगा वही सत्य है। तो ऐसी कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो सच्चाई है, जो सत्य है, कई बार हम कहते हैं कि शाश्वत धर्म जो सही सत्य को बताए वो धर्म है। तो सत्य मतलब जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में है वो सत्य है। तो सत्य का मतलब भी यही हुआ कि एनीथिंग विच एक्चुअली है, होना, जो है, जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस रखती है, जिसका अस्तित्व है, वो है सत्य। अब इस सत्य के साथ में तीन लक्षण बताए गए हैं: उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्शन, कोई नई चीज उत्पन्न होना, प्रोडक्शन। व्यय का मतलब है एक्सपेंसेज यानी कि खर्च होना, जो कुछ है वो अगर चली जाए तो व्यय हो जाता है। और द्रव्य का मतलब होता है स्थिरता, यानी कि जो चीज है वो वैसे के वैसे हमेशा बनी रहे। तो हमेशा बना रहना होता है द्रव्य। जैसे ध्रुव तारा, एक आसमान में एक ध्रुव तारा होता है, वो हमेशा वहीं रहता है, उसकी लोकेशन वगैरह सब वैसे ही रहती है, तो वो हमेशा वैसे ही रहता है। बाकी तो अन्य ग्रह नक्षत्र आदि अपनी स्थान बदलते रहते हैं। तो ऐसे ध्रुव्य। अब तीन जो बातें हैं, तीन जो लक्षण है सत्य के, ऐसा लगता है कि तीनों मानो थोड़ा कंट्रोवर्सी है। मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि परमानेंटली बने रहना, एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन होना, एक तरफ हम कह रहे हैं एक्सपेंस होना। तो क्या होता है एग्जैक्टली सत्य में तीनों लक्षण साथ में कैसे हो पाएंगे? कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए महिला मंडल की एक ब्रांच है। अब उस ब्रांच में जब वो प्रारंभ हुई थी उस समय मान लीजिए 15 लेडीज ने शुरू की, तो 15 फाउंडर मेंबर्स हैं उनके। अब आफ्टर सर्टेन इयर्स उनमें से कोई एक दो मेंबर कम भी हो सकते हैं। कम होने के कई रीजन हो सकते हैं, कोई वहां से शिफ्ट हो जाए किसी और एरिया में, या किसी की डेथ हो जाए तो वो मेंबर कम हो गए। और उसके बाद उसमें नए मेंबर जुड़ते रहते हैं। तो हर साल एक दो नए मेंबर भी जुड़ते रहते हैं। नए मेंबर जुड़ने के भी कई रीजन हो सकते हैं। कोई शादी करके बहू आई घर में तो वो अब महिला मंडल के सदस्य बन जाए, या मान लीजिए कोई कहीं और से यहाँ शिफ्ट हो गया है तो वो भी बन सकता है। तो इस तरह से कोई कभी नए मेंबर्स जो बन रहे हैं वो मानो उस महिला मंडल के लिए उत्पादन है, नए मेंबर्स ऐड होना। और उसमें से कोई मेंबर्स जो कम हो जाते हैं फॉर वट एवर रीजन, तो वो हो गए मान लीजिए एक्सपेंस यानी कि व्यय। और महिला मंडल का अस्तित्व वैसा का वैसा बना रहता है। हो सकता है आफ्टर सर्टेन पीरियड वो जो 15 फाउंडर मेंबर्स थी वो सारी की सारी अब उस महिला मंडल के सदस्य न रहे। कभी न कभी तो ऐसा होगा। जैसे महासभा 200 साल पहले अगर महासभा प्रारंभ हुई तो आज उनमें से कोई व्यक्ति जीवित कैसे बच पाएंगे? तो सारे सारे मेंबर्स बदल गए फिर भी उसका अस्तित्व वैसा का वैसा है, यानी कि महिला मंडल ध्रुव्य है, कितने ही साल हो जाए वो वैसे ही रहेगी। तो ये तो एक उदाहरण था। अब कोई भी द्रव्य, उनमें ये बातें कैसे होती उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई पुद्गल है, तो पुद्गल में कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटीज जो सदा रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श ये चार चीजें सदैव रहती हैं। तो जो उसके गुण होते हैं सदा साथ रहने वाले गुण, उसकी अपेक्षा से उसमें एक परमानेंसी है कि ये तो उसमें रहेगा ही रहेगा। फिर पुद्गल में कुछ चेंजेस होते हैं। तो जो पहले की अवस्था थी
वो अब मानो व्यय हो गई, और जो नई अवस्था प्राप्त होती है वो उत्पादन है। तो द्रव्यों में यही मतलब एक सत्य, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो सत्य है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है, उनमें ये तीनों क्वालिटी हमेशा रहेगी कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो परमानेंट है, उसके साथ ऑलवेज साथ रहने वाला ऐसा कोई गुण होगा, ऐसी कोई क्वालिटी होगी जो कभी छूटती नहीं है। और साथ ही साथ जैसे पर्याय बदलते रहते हैं, तो पूर्व पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय का उत्पाद होता है। तो कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता जिसके पर्याय न हो, यानी कि परिवर्तनशील सभी द्रव्यों में परिवर्तन होना कंपलसरी है। तो इस तरह से ये तीन चीजों को हमें समझना होगा, सत्य के तीन लक्षण, जिसे त्रिपदी भी कहा जाता है। उपने ईवा, विगमे ईवा, धुवे ईवा। तो ये बात आ, बस यही कहते हैं कि भाई सत्य में ये तीनों चीजें अवश्य होगी। उसके बाद बात करते हैं दूसरे बोल की, वस्तु बोध की चार दृष्टियां हैं। किसी वस्तु का बोध करना मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना। तो जानकारी कैसे ली जाए? तो सामान्यतया हम जैसे किसी की भी इंक्वायरी, मान लीजिए कोई संबंध करना है शादी के लिए, तो कोई लड़के की जानकारी लेनी है। तो उस जानकारी में बहुत सारे प्रश्न होंगे, केवल एक प्रश्न से जानकारी पूरी नहीं हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने नाम बता दिया कि भाई अमुक व्यक्ति का नाम मान लीजिए सुनील है। तो अब वो सुनील नाम होने से क्या हम फाइनल कर देंगे अपनी बेटी के लिए वो लड़का? हम उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे कि भाई कहाँ जन्मा है, कहाँ रहता है, क्या कमाता धमाता है, ऐसे बहुत सारी बातें जानते हैं। तब जाकर उसका नेचर क्या है, ऐसे बहुत सारी बातें जानने के बाद ही हम ये मानेंगे कि हाँ अब हमने उसके बारे में जानकारी कर ली। तो जानकारी जिस किसी भी चीज की जानकारी, चाहे जीव की जानकारी करनी हो चाहे अजीव की करनी हो, उसे केवल एक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए चार दृष्टियां दी गई है। चार बातों में आप उसको गो थ्रू करो, उसके बारे में नॉलेज लो, तब जाकर के हमारी जानकारी कंप्लीट होती है। तो वो चार दृष्टियां क्या क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य का मतलब पहले तो उस मूल वस्तु के बारे में जाने कि भाई वो है क्या चीज, हम किसकी जानकारी कर रहे हैं, वो क्या है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घड़ा। तो भाई घड़ा क्या होता है? घड़ा, उसका एक शेप इमेजिन कर सकते हैं भाई, ऊपर से एक सकड़ा होता है, अंदर थोड़ा मोटा होता है, जिसमें पानी होल्ड कर सकते हैं, वैसा घड़ा। तो ये हो गया उसका द्रव्य भाग। उसके बाद काल। तो काल सॉरी क्षेत्र, तो क्षेत्र से ये पता चलता है कि दैट इज रिलेटेड टू विच एरिया, कहाँ से संबंध रखता है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं ना, तो वहां पर उस पर लिखा रहता है बहुत सारी चीजें, जिसमें एक ये भी रहता है मेड इन इंडिया। अब हमें मेड इन इंडिया चाहिए कि मेड इन जापान वाली कोई चीज चाहिए, तो वो उसमें मेंशन रहती है। तो हमें क्षेत्र समझ में आ जाती है कि ये कहाँ की चीज है, क्या चीज है। वो तो उसका नाम के साथ जो डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा उसी से पता चल जाता है कि भाई जैसे एक टूथ टूथ पेस्ट है या कोई मेडिसिन है। अब वो कहाँ बनी हुई है वो पता चल जाए तो उससे हमें क्षेत्र की क्लियरिटी आ जाती है कि रिलेटेड टू विच एरिया। उसके बाद तीसरी बात आती है काल की बात, कि कब बनी हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी उसमें मेंशन रहती है सामान्यतया चीजों पे, तो उससे समझ में आ जाती है कितनी पुरानी है, कब की है। या उसमें मान लो एक्सपायरी डेट भी है, तो उससे ये भी समझ में आती है कि भाई वो कब तक सही रूप में काम में लाने लायक रहेगी। तो ये काल वाली बात उससे क्लियर हो जाता है। और फिर चौथी चीज है भाव। भाव का मतलब उसकी क्वालिटीज। जैसे मान लीजिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हम टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो कोलगेट का टूथपेस्ट है या पतंजलि का कोई दंत का कांति है। तो उससे देख करके हमें ये समझ में आ जाता है कि ये टूथपेस्ट है जो दांतों को साफ करने में काम आता है। ये हो गई द्रव्य की बात। अब दूसरी बात, क्षेत्र। तो मेड इन इंडिया है कि बाहर का इंपोर्टेड है, वो हमें पता चल जाएगा क्षेत्र से। फिर काल की बात करें तो कब बना हुआ है वो हमें पता चल जाता है। और भाव से हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें कोई मेडिसिन डाली, उसमें कोई लौंग डाला हुआ है या क्या है उसमें। तो उसमें अलग अलग वेराइटीज, जो डिफरेंस होता है ना भाई, कॉलगेट और पतंजलि के पेस्ट में जो डिफरेंस है वो हमें भाव से पता चल जाता है। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, किसी में कोई चीज कम ज्यादा हो सकती है। इस तरह से हम किसी भी वस्तु का बोध कर पाते हैं इन चार दृष्टियों से। अब यही चीज जीव के साथ भी एप्लीकेबल है। जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया कि भाई कोई लड़का देख रहे हैं संबंध के लिए,
तो उसमें भी हम ये सारे प्रश्न पूछ करके उससे हम पूरा आइडिया लगा सकते हैं, अभी कहाँ का है, राजस्थान का है, बाहर का है, मेवाड़ का है कि मारवाड़ का है, कौन से एरिया का है। फिर उसकी क्वालिटीज भाव में आ जाएगी। फिर कब जन्मा है वो काल से पता चल जाएगा, एज कितनी है। तो ऐसे ये सारी बातें जब जानेंगे तब जाकर के हम सही रूप से, सही मतलब डिटेल में हम उस वस्तु का बोध कर पाएंगे। अब तीसरा बोल लेते हैं द्रव्य के 6 प्रकार। अब हालांकि ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सब जनरली पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है, तो इसको थोड़ा सा हम फास्ट कर लेते हैं। इसमें भी द्रव्य के जो 6 प्रकार है उनमें अगेन उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अगर हम उनको समझेंगे तो और क्लियर भी हो जाता है। तो ये जो 6 है वो क्या क्या है, सबसे पहले तो धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय जो जीव और पुद्गल की गति में सहयोग करने वाला द्रव्य है, और ये प्रदेशों के साथ होता है, मतलब इनमें प्रदेश भी है। फिर अधर्मास्तिकाय सिमिलर टू धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय पूरे लोक में व्याप्त है, तो वैसे ही अधर्मास्तिकाय भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस एक बड़ा डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये गति में सहायक नहीं है, ये स्थिर रहने में सहायता करता है, जीव और पुद्गल को रोकने के लिए, स्थिर रखने के लिए ये सहायक होता है। उसके बाद आकाशास्तिकाय, इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि ये लोक के बाहर अलोक में भी अनंत अनंत फैला हुआ है, मतलब हर दिशा में अनंत एरिया तक ये फैला हुआ है। बाकी इसमें एक मेजर डिफरेंस गुण का आ गया कि भाई ये अवगाहन का कार्य करता है। अवगाह का मतलब किसी चीज को होल्ड करने के लिए, किसी को जगह जो चाहिए ना, जगह प्रदान करता है। तो ये हो गया आकाश। उसके बाद पुद्गलास्तिकाय की बात करें तो पुद्गलास्तिकाय काफी डिफरेंट है, मतलब धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय आकाशिका में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, जैसे संख्या में वो एक है और उनमें रूप भी नहीं होता है। लेकिन पुद्गल काफी डिफरेंट है, इसमें एक तो वेराइटीज बहुत होती है, इसकी संख्या भी बहुत है, अनंत प्रकार के पुद्गल है, अनंत पुद्गल है संसार में, और साइज भी सबकी छोटी बड़ी हो सकती है। इसमें प्रदेश होते हैं, वो प्रदेशों की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से पुद्गलों में एक क्वालिटी कॉमन ये है कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 4 चीज इसमें अवश्य होती हैं। हालांकि स्पर्श के संबंध में कोई पुद्गल 8 स्पर्शी हो सकता है, कोई 4 स्पर्शी भी हो सकता है, लेकिन वर्ण, गंध, रस ये 3 तो एक जैसे, जितनी जितनी मैक्सिमम संख्या उतनी उनमें पाई जाने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि परमाणु जो है ना, उसमें एक चीज थोड़ी डिफरेंट होती है। परमाणु में 4 मूल स्पर्शों में से एनी 2 रहते हैं, उष्ण और शीत, उनमें से कोई एक रहेगा। और उसके बाद जो आते हैं रुक्ष और स्निग्ध, उनमें से कोई एक रहेगा। तो एक परमाणु कैन बी उष्ण के साथ रुक्ष हो, या शीत के साथ रुक्ष हो, या उष्ण के साथ स्निग्ध हो, या शीत के साथ स्निग्ध हो। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट परमाणु मस्ट हैव 2 स्पर्श। और परमाणु में कलर एक ही होता है, 5 में से एनी 1 कलर होगा। इसी प्रकार से गंध भी 2 में से एक, सुगंध या दुर्गंध में से एनी 1। और टेस्ट जो 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं उनमें से कोई एक टेस्ट परमाणु होल्ड करता है। तो एक परमाणु थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, बट जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं और फिर वो एक देश मतलब एक स्कंद का रूप ले लेते हैं, तब उनकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उस समय उनमें ऑल 5 कलर्स भी आ जाते हैं, ऑल 2 स्मेल्स भी आ जाती हैं, और टेस्ट भी 5 तरह के उसमें आ जाते हैं। अलग अलग परमाणु के जो जैसे टेस्ट होंगे उसके अनुसार किसी का टेस्ट कम ज्यादा, एक कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है, बट 5 जनरली आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पुद्गलास्तिकाय का है। और पुद्गलास्तिकाय में एक चीज और होती है कि ये टूट सकते हैं, मतलब पीसेज हो सकते हैं। सड़न गलन भी इसका एक स्वभाव होता है कि भाई ये सड़ सकता है, गल सकता है। और फिर एक जीवास्तिकाय की अगर हम बात करें 5वें द्रव्य के रूप में, तो जीवास्तिकाय में वो सारे पदार्थ आ जाते हैं जिनमें चेतना शक्ति हो, यानी कि जीव। तो जैसे हम भी है, हमारी आत्मा चेतना है, तभी हमें एक अवेयरनेस होती है। ये अवेयरनेस एक्चुअली अजीव से जीव को अलग करता है। उसके बाद काल की बात करें तो काल में एक्चुअली खास बात यह है कि एक तो ये काल्पनिक द्रव्य है, इसका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि भाई यहाँ ये पड़ा हुआ है, ये लोक में फैला हुआ है कि कहाँ पर है। ठीक है, काल के लिए भी हम
बताते तो हैं भाई ये कितने क्षेत्र में है, तो क्षेत्र की बात आती है अढ़ाई द्वीप परिणाम। और अढ़ाई द्वीप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप के बाहर, अब ये शेप कैसा होता है, एक कल्पना करें कि जैसे थाली के आकार का एक गोल मटोल जम्बू द्वीप है। अब उसके चारों तरफ बाउंड्री जो साइज में उससे भी डबल है, मतलब 1 लाख योजन का जो जम्बू द्वीप का डायमीटर होता है, उसके चारों तरफ 2 लाख मीटर जैसा एरिया हम अगर एक सर्कल बना लें, तो 2 लाख लेफ्ट में भी है राइट में भी है, ऐसा टोटल वो जो एरिया बनेगा आफ्टर उस वलय, मतलब उसके बाहर एक वलय आ गया लवण समुद्र का, ये मिला करके 5 लाख योजन का हो जाता है। उसके बाद अगेन एक द्वीप आता है, अगेन वो द्वीप कैसा है, वो चारों तरफ राउंड में फैला हुआ, तो वो होता है धातकी खंड, और उसकी साइज 4 लाख योजन, मतलब ये डबल होती जाती है। 1 लाख का जम्बू द्वीप है, तो फिर 2 लाख योजन का लवण समुद्र है, फिर उसका डबल कितना हुआ, 1 2 4, तो 4 लाख योजन का हो गया धातकी खंड। अब धातकी खंड के बाहर होता है कालोदधी समुद्र, जो अगेन डबल साइज यानी कि 8 लाख योजन का है। और उस समुद्र के बाहर एक द्वीप होता है पुष्कर द्वीप, जो 16 लाख योजन का है। तो ऐसे मध्यलोक में जम्बू द्वीप के बाहर एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस तरह से अंत में एक समुद्र आ जाता है, स्वयंभू रमण समुद्र। तो इसका क्रम भी वैसा ही है कि साइज डबल होती जाती है, 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, 4 लाख योजन, 8 लाख, 16 लाख, ऐसे 32 64 लाख, ऐसे इसकी संख्या, मतलब इसकी साइज डबल होती जाती है। तो ऐसा जो पूरा मध्यलोक में द्वीप समूह, द्वीप और समुद्र का एक जो फैलाव है, उसमें से बीच के केवल अढ़ाई द्वीप, यानी कि जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर, पुष्कर को आधा लिया गया है क्योंकि पुष्कर द्वीप के सेंटर में एक मानुषोत्तर पर्वत जाता है, जो डिफरेंस कर देता है कि उसके अंदर वाली साइड में, इनसाइड तो मनुष्य जा सकता है, उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता है। इसलिए मनुष्य क्षेत्र को अढ़ाई द्वीप क्षेत्र कहते हैं। उसके बीच में नो डाउट 2 समुद्र भी आ जाएंगे, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, बट पुष्कर द्वीप के बाहर वाला समुद्र उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ऐसे अढ़ाई द्वीप प्लस 2 समुद्र, ये जो एरिया है 45 लाख योजन का हो जाता है। और इस एरिया में एक्चुअली काल को माना गया है कि भाई काल का अस्तित्व कितना है, अढ़ाई द्वीप जितना। तो ये भी एक्चुअली एक व्यवहार की दृष्टि से व्यवहारिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर काल का निर्धारण होता है, मतलब दिन रात आदि ये सब चीजें इस रूप में होती है। लेकिन ऐसे अगर देखें इसके बाहर, जैसे देवलोक आदि एरिया में भी काल तो होता ही है, समय तो वहां भी बीत रहा है, लेकिन वो नैश्चिक समय होता है और ये व्यवहारिक काल का समय होता है अढ़ाई द्वीप क्षेत्र में। तो ऐसे थोड़ा सा हमने 6 द्रव्यों को पुनः समझा है। उसके बाद चौथा बोल है 6 द्रव्यों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। अब यहाँ पर एक चीज और बढ़ा दी, गुण। वैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की बात आई थी कि भी वस्तु बोध के लिए ये 4 चीजें आवश्यक है, लेकिन यहाँ भाव के साथ साथ गुण भी दे दिया गया है। तो वैसे तो गुण भी भाव का ही पार्ट है, लेकिन उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। तो अब हम एक एक द्रव्य के ये 5 अपेक्षाओं से पूरी चीज समझ लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, एक बार सरिता जी का हैंड रेज हुआ है, तो मैं वो जिज्ञासा लेना चाहूंगा। सरिता जी। जय जिनेन्द्र, मैं पूछना चाहती थी कि आपने जो ये घात की खंड और बोला है, तो यहाँ पे क्या सब जगह मनुष्य क्षेत्र रहता है? किस किस क्षेत्र में कौन सा भारत क्षेत्र है, कौन सा एरावत है, वो थोड़ा सा क्लियर कर देते। जी, तो आपकी जिज्ञासा ये है कि क्या धातकी खंड में भी मनुष्य रहते हैं, या रहते हैं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहते हैं। तो देखिए, कुल 15 होती है कर्म भूमियां और 30 होती है अकर्म भूमियां। जम्बू द्वीप जो अपना मिडिल में है, वहां पर 3 कर्म भूमियां हैं। 3 कौन कौन सी हैं? एक तो होता है भरत क्षेत्र, जो साउथ में होता है नीचे की तरफ, बीच में होता है महाविदेश क्षेत्र, और ऊपर की तरफ टॉप में नॉर्थ की तरफ कहते हैं बोले एरावत क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र जम्बूद्वीप में होते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पर 6 अकर्म भूमियां भी होती हैं। तो
अब क्या होता है कि जैसा ये जम्बू द्वीप की संरचना बनी हुई है ना, सेम वैसी की वैसी धातकी खंड में भी होती है, लेकिन जम्बू द्वीप तो कैसा है, सर्कल में है। तो इसको अगर थोड़ा समझना है तो ड्राइंग करके भी मैं दिखा सकता हूँ। में ये तत्व दीपिका में है ना? अच्छा ठीक है, दिया हुआ है तो ध्यान में आ ही गया होगा। तो अब हाँ, क्या होता है तत्व। कि जैसे बीच में कोई चीज है, एक मिडिल में सर्कल है और उसमें ऊपर बीच में नीचे हो सकता है, लेकिन वलयाकार में तो बीच में समुद्र आदि आ गए। तो फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसको है ना वर्टिकली दो टुकड़ों में डिवाइड किया। तो जो धातकी खंड है उसका राइट हैंड वाला एक ऐसा हिस्सा इस शेप में आ जाएगा वलय आकार में, और लेफ्ट वाला भी ऐसे ही वलय आकार में आ जाएंगे। तो ये जो वलय बनता है अगेन, उसकी भी संरचना जम्बूद्वीप जैसी हो जाती है। मतलब उसमें भी ऊपर एरावत है, बीच में महाविद्य है और नीचे भरत क्षेत्र है। अब ये चीज पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। तो धातकी खंड के जो दो टुकड़े कर दिए, उसमें दोनों तरफ ये चीजें हैं, तो ये डबल हो जाता है। मतलब दो भरत क्षेत्र होते हैं धातकी खंड में, फिर दो महाविदेह क्षेत्र होते हैं और दो एरावत क्षेत्र होते हैं। सिमिलरली अर्ध पुष्कर में भी ऐसे ही दो जम्बूद्वीप, दो भरत क्षेत्र, दो महाविदेह और दो एरावत होते हैं। तो कुल अगर संख्या करें तो पांच भरत क्षेत्र, पांच महाविदेह और पांच एरावत, ऐसे कुल 15 कर्म भूमियां होती है जहां पर मनुष्य रहते हैं और कर्म करते हैं। फिर अकर्म भूमियां भी, जैसे 6 अकर्म भूमियां जम्बूद्वीप में थी, वैसे ही 12 अकर्म भूमियां धातकी खंड में और 12 ही अर्ध पुष्कर में। तो ऐसे कुल 30 अकर्म भूमियां होती है जहां मनुष्य रहते हैं और वे बिना कार्य किए कल्प वृक्षों से अपना जीवन चलाते हैं। क्लियर हुआ सरिता जी? हाँ हाँ, और मैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 द्रव्यों में द्रव्य, क्षेत्र, काल और काल भाव और गुण, इनको समझ लेते हैं। तो ऐसे काफी आपका किया हुआ ये द्रव्य से संख्या में यहाँ दिया गया, एक द्रव्य है। और कौन सा द्रव्य है? एक, जैसे धर्मास्तिकाय है तो वो स्वयं धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है तो बस अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है। फिर आकाशास्तिकाय, ये भी द्रव्य से एक द्रव्य है। कौन है? आकाशास्तिकाय है। काल, अब काल में अगर द्रव्य से बात करें तो अनंत द्रव्य है। तो जैसे अनंत समय बीत रहे हैं, पास्ट में, फ्यूचर में और करंटली भी एक समय जो चल रहा है, वर्तमान, वो सब मिला करके अनंत द्रव्य हो जाते हैं। फिर पुद्गल में द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्योंकि संख्या में वो अनंत होते हैं। और जीवास्तिकाय यानी कि जीवों का समूह, वो भी द्रव्य से अनंत द्रव्य है। उसके बाद क्षेत्र से अगर हम बात करें तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये दोनों तो है लोकव्यापी। आकाशास्तिकाय है लोक अलोक व्यापी। मतलब यहाँ पे जैसे लोकालोक शब्द आता है ना, तो उसमें लोक और अलोक दोनों संधि होकर के पहला वाला जो लोक का कै था वो का बन जाता है। तो लोकालोक का मतलब लोक प्लस अलोक है। उसके बाद काल है समय क्षेत्रवर्ती, अर्थात अड़ाई द्वीप क्षेत्र में। फिर पुद्गलास्तिकाय क्या है? ये क्षेत्र से लोक परिमाण, मतलब पूरे लोक में पुद्गल फैले हुए हैं। और जीवास्तिकाय भी क्षेत्र से लोक परिमाण है, पूरे लोक में जीव फैले हुए हैं। उसके बाद काल की बात करें तो काल से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इवन काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, 6 के 6 द्रव्य अनादि और अनंत है। मतलब ऑलवेज थे, ऑलवेज है और ऑलवेज रहेंगे। ये शाश्वत द्रव्य होने से अनादि और अनंत हो जाते हैं। फिर भाव से, तो भाव से यहाँ पर उसका रूपीपना निर्धारित किया गया कि वो मूर्त है या अमूर्त है। तो एक पुद्गलास्तिकाय तो मूर्त है, बाकी शेष पांचों द्रव्य अमूर्त है। फिर गुण से जो बात की गई, अब गुण सब में अलग अलग है अपना अपना गुण। तो जैसे धर्मास्तिकाय में गमन गुण है, तो अधर्मास्तिकाय में स्थान गुण है, मतलब वो स्थिर रखता है, एक जगह पर फिक्स होल्ड करता है। आकाशास्तिकाय में अवगाहन गुण है और काल में वर्तन गुण है, मतलब परिवर्तन होना, अभी कुछ है बाद में कुछ, बाद में कुछ, ऐसे जो चेंजेज होते हैं वो इसमें आ जाता है। के बाद पुद्गल में ग्रहण गुण बताया गया है और जीव में उपयोग गुण होता है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन। तो ये हमने 6 द्रव्यों को अगेन, जो दूसरे बोल में पढ़ा था कि भाई वस्तु बोध की 4 दृष्टियां, उन 4 दृष्टियों के साथ में गुण को और अलग से कर दिया। तो इस तरह से हमने 6 द्रव्यों को समझा। अब बहुत सारी जिज्ञासाएं, तो मैं एक बार जिज्ञासाएं लेना चाहूंगा, उसके बाद हम गुण के 2 प्रकार प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले ममता जी। जय जिनेन्द्र। सर, ऐसा जैसे इस समय के बारे में बताया आपने कि हर एक क्षेत्र, मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि धात की खंड, ये जो तीनों खंड है, उन सब में समय जो चलता है वो इक्वल पेस से चलता है क्या? कि जैसे यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से चलता है तो वहां पर भी वैसे ही चलता है? हाँ, जैसे दिन रात की जो कल्पना है ना, वो वैसे ही वहां भी होता है, सेम। ओके तो सर। ट्वेंटी तो फोर आवर्स सपोज में वहां दिन रात जैसे पूरे होते हैं, तो सब कुछ सेम चलता है। आज पढ़ते वक्त मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि जैसे कहते हैं छठा आरा 21,000 साल का होगा और पंचम आरा भी 21,000 साल का होगा, और कोई अगर देव गति या दूसरी गति में जाए तो उसका जो इयर्स का जो काउंटिंग है, अ, अ, वो इसी यहाँ के इयर्स की काउंटिंग के जैसे ही चलेगा कि अलग चलेगा? इसी के जैसा चलेगा। मतलब ओके। जैसे वहां पे मिनिमम 10,000 ईयर्स है, तो जो यहाँ के जो 10,000 ईयर्स है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ, मधु जी। मैं पूछना चाह रही थी कि लोक व्यापी और लोक मधु जी, थोड़ा परिणाम। सा लाउडली बोलिए ना, आपकी आवाज स्लो आती है। हाँ, मैं लोक व्यापी और लोक परिमाण एक ही चीज है क्या? हाँ, एक ही चीज है। लोक परिमाण मतलब लोक जितना बड़ा, और लोक व्यापी हम्म, मतलब पूरे लोक में व्याप्त। ठीक। साधना जी। जय जिनेन्द्र। अवगाहन और ग्रहण का अर्थ क्या है? हाँ, अवगाहन का मतलब होता है कोई जगह को ऑक्यूपाई करना। तो जैसे आकाश प्रदेशों पर हम अभी, जैसे हम भी कहीं बैठे हैं, तो हमने आकाश प्रदेशों में जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो ऑक्यूपाई करना अवगाहन कहलाता है। और पुद्गल का जो ग्रहण गुण है, तो ग्रहण का मतलब ये होता है कि पुद्गल आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मतलब दो पुद्गल एक दूसरे से पास में आकर के चिपक सकते हैं, ये ग्रहण गुण है। जबकि अन्य कोई भी द्रव्य है ना, उसमें ये गुण नहीं होता है। तो कैसे होता है? अभी आकाश, आकाश अपना अपना एक ही है, बस वो कहीं न हिल रहा है, न डुल रहा है, न कोई दूसरा आकाश उससे उस पे आके चिपक सकता है। तो कहते हैं कि दो परमाणु चिपक जाते हैं आपस हाँ, में, दो ऐसे क्या? परमाणु आपस में एक दूसरे को वो ग्रहण कर सकता है। तो ओके। परमाणुओं का मिलना, बिछुड़ना, ये सब ग्रहण गुण में आ जाता है। ओके। सुमन जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे अढ़ाई द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा है वो बोलते हैं स्थिर रहते हैं, वो घूमते नहीं है, तो वहां के फिर दिन रात नहीं होते हैं क्या? हाँ, वहाँ इस रूप में दिन रात नहीं होते हैं, वहां पर जैसा है वैसा ऑलवेज एक जैसा ही रहता होगा संभवतः। जैसे दिन है तो दिन ही दिन चलता है, ऐसे रात तो होती है? एक्चुअली तो मुझे लगता नहीं होती होगी वहां पे। सूर्य हमेशा रहेगा स्थिर, तो ऑलवेज सनलाइट रहेगी रहेगी, वैसा है। तो वहां सूर्य चंद्रमा एक एक ही होता है क्या, बहुत सारे होते हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे होते हैं। एक तो खाली जम्बू द्वीप में, मतलब जम्बू द्वीप में भी एक नहीं है, दो है। उसके बाद धातकी खंड में भी चार हो जाते हैं। ऐसे ये भी बढ़ते रहते हैं संख्या में। तो आगे के द्वीपों में तो और अधिक सूर्य चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ फिर पर भी मतलब जम्बू द्वीप में जो हमें दिखाई देता है ना कि एक सूर्य एक चंद्रमा, एक्चुअली जैन धर्म में दो सूर्य दो चंद्रमा मानता है। नहीं, मतलब वहां आज जब दिन सुबह रात जो होते सूर्य ही आया नहीं ना, है तो फिर वहां सूर्य दिन रात होते ही नहीं है तो फिर सूर्य चंद्रमा की वैल्यू कैसे हुई? वैल्यू तो है ना, वो भी तो वहां प्रकाश तो आ रहा है ना सूर्य से। फिर चंद्रमा का क्या? चंद्रमा का वैसे रात को प्रकाश ठीक है होता है, ना, दिन में कभी तो। कभी। हाँ, वो ठीक है, उस रूप में भले वैल्यू नहीं है, लेकिन है तो सही ना आखिर। जो है वो है। उसमें वैल्यू होना जरूरी नहीं है, जो एग्जिस्ट करता है वो करता है। मैं डाल पहली ढंग से बिम देख डेट आज ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल भी न कर पे आज ऑलमोस्ट आधा घंटे हो गया, चार ही बोल हुए हैं। गुण के दो प्रकार हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण। अब गुण क्या होता है? गुण का मतलब कोई क्वालिटी। तो कोई भी द्रव्य में ऐसी चीज जो हाथ उसकी में लेके ओ हाथ स्पेशलिटी में ले हो, रहा डाल ही ले बिना और सिर्फ की स्पेशलिटी हो, कि भाई ये मेरी क्वालिटी। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में भी बोलते हैं, किसी की क्वालिटी भी, खाना अच्छा बनाते हैं,
बहुत सारी चीजें हो सकती हैं क्वालिटी में। समझदार है, पढ़ने में होशियार है, ड्राइव अच्छा करते हैं, चलते समय देखकर चलते हैं, जागरूकता से चलते हैं, ऐसे किसी में कोई भी क्वालिटी हो सकती है। तो द्रव्यों में 2 तरह की क्वालिटी होती है, 2 तरह के गुण होते हैं। एक तो होता है सामान्य गुण और एक होता है विशेष गुण। सामान्य गुण का मतलब होता है ऐसा गुण जो सभी द्रव्यों में होता है, मतलब कॉमन गुण। और विशेष गुण का मतलब एक्सक्लूसिव गुण। तो ऐसे हम कोई भी एक कम्युनिटी की बात करें, जैसे महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में कुछ सामान्य गुण होंगे जो सभी महिलाओं में पाए जाते हैं। अभी मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। विशेष गुण जो किसी में एक्सक्लूसिव होते हैं, कोई महिला में वो गुण होगा, किसी में नहीं होगा। तो ऐसे हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भी। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कॉमन होती है। तो अब यहाँ पर बात द्रव्यों की आती है, अगर तो द्रव्यों में सामान्य गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं, 5 होते हैं, नहीं सॉरी 6 होते हैं। तो ये जो 6 सामान्य गुण हैं, ये क्या-क्या है और ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है और हर द्रव्य में होती है? तो इन 6 पहले सामान्य गुणों को हम समझ लेते हैं। पहला है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो ये गुण ये कहता है कि भी उसका कभी विनाश नहीं होगा, यानी कि वो हमेशा रहेगा। होना, होना मतलब अपने आप में, अस्थि का मतलब ही होता है होना। तो होना जो गुण है वो किस हर द्रव्य में होता है कि द्रव्य है और है, वो होना मतलब उसका एग्जिस्टेंस है। दूसरा गुण है वस्तुत्व। तो वस्तुत्व का गुण ये कहता है कि भाई उसका कोई ना कोई मीनिंगफुल एक्ट है। मतलब वो द्रव्य, उसका कोई ना कोई मीनिंग है, उसका कोई ना कोई ऐसा उससे आउटपुट आता है जो मीनिंगफुल एक्ट के रूप में हम कह सकते हैं अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया करने वाला, जो मीनिंगफुल कार्य करे वैसा अर्थ क्रिया। तो ये वस्तुत्व का गुण भी सभी द्रव्यों में होता है। उसके बाद तीसरा गुण है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व का मतलब वह द्रव्य का एक ऐसा गुण जो पर्यायों को स्थान दे, मतलब जिसकी वजह से पर्याय अलग-अलग बदल रहे हैं। तो द्रव्य में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसके पर्याय बदलते रहते थे, स्टिल वो द्रव्य द्रव्य ही है। तो परिवर्तनशील पर्यायों का एक बेस होता है कि भाई ये बेस है, बट अब उसमें ये चेंजेस हैं। कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए जो तो फिक्स है और उसके बाद उसमें अब परिवर्तन हो रहा है। तो ये द्रव्यत्व का गुण कहलाता है। फिर चौथा गुण है प्रमेयत्व। प्रमेयत्व का मतलब ऐसा गुण जिसके कारण से वह ज्ञान का विषय बनता है, जाने मतलब ज्ञेय बन पाता है, जानने योग्य जिसे हम कहते हैं ज्ञेय। तो प्रमेयत्व के कारण से ही वह वस्तु व द्रव्य ज्ञेय बनता है। हमने जैसे इसमें भी पढ़ा था चर्चा में। तो चर्चा में बहुत सी द्रव्यों के बारे में भी आया था कि ज्ञेय कौन से हैं? तो ज्ञेय तो सभी हैं, 6 ही द्रव्य ज्ञेय है, 9 ही तत्व ज्ञेय हैं। हेय उपादेय अलग-अलग हो सकता है। तो प्रमेयत्व के कारण ही वो ज्ञेय बनते हैं। उसके बाद है प्रदेशत्व। प्रदेशत्व का मतलब होता है कि उनमें प्रदेशों का होना। तो प्रदेश, जैसे पहले बताया मैंने, स्कंद का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और वो द्रव्यों में प्रदेश की संख्या भी मतलब नापी जा सके कि जैसे धर्मास्तिकाय में असंख्य प्रदेश होते हैं, एक जीव में भी असंख्य प्रदेश होते हैं, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, पुद्गल में संख्य, असंख्य और अनंत तीनों तरह के हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कौन सा पुद्गल है। उसके बाद अंतिम जो सामान्य गुण है, कॉमन गुण है, वह है अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व एक ऐसा गुण है जो उस द्रव्य को एक तरह से होल्ड कर पा रहा है। नहीं तो द्रव्य के प्रदेश बिखर जाते या वो फैल जाता। एक प्रॉपर शेप में उसको जो मेंटेन करने का कार्य करता है वो अगुरु लघुत्व वाला गुण करता है कि वो अपने आप में बंधा हुआ एक जगह पर अपने आप को होल्ड करके विद्यमान है। नहीं तो वो बिखर सकता था, मतलब अगुरु लघुत्व के बिना वो द्रव्य बिखर जाता। उसके बाद में विशेष गुणों की बात करें तो जैसे ये 6 द्रव्य है, उन्हीं के एक्सक्लूसिव गुणों को अलग से विशेष गुणों में समाहित कर दिया गया। तो प्रत्येक द्रव्य का अपना-अपना एक एक्सक्लूसिव गुण होता है जो उसमें ही है, वो है गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगा हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व। ये 4 तो हो गए। क्रमशः किस-किस के, जैसे गति हेतुत्व कौन है?
धर्मास्तिकाय का गुण है, स्थिति अधर्मास्तिकाय का है, अवगाह आकाश का है और वर्तना काल का है। तो ये इन 4 के 4 एक्सक्लूसिव गुणों की 4 बातें आ गई। उसके बाद में वर्ण गंध रस स्पर्श, ये 4 गुण किसके हैं? पुद्गल के हैं। तो ये 4 एक्सक्लूसिव गुण पुद्गल के आ गए। उसके बाद ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये 4 एक्सक्लूसिव गुण हो गए जीव के। तो ऐसे उसको याद करने का भी एक सिंपल तरीका हो जाता है कि भाई अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो पहले तो 4 द्रव्यों के एक एक खास जो गुण है वो हो गए, फिर 4 गुण पुद्गल के, 4 गुण जीव के, तो ऐसे 12 गुण हमारे हो गए। अब उसके बाद में 2 चीजें आती है, एक चेतन और अचेतन। तो चेतनत्व और अचेतनत्व, इस आधार पर अब चेतनत्व होता है खाली जीवास्तिकाय में, बाकी 5 में अचेतनत्व होगा। इसी प्रकार से मूर्तत्व होता है पुद्गलास्तिकाय में, बाकी 5 में अमूर्तत्व होगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य जो है उनमें 3-3 गुण होते हैं, एक अपना खुद का एक्सक्लूसिव और एक चेतन अचेतन में से कोई एक, मूर्त अमूर्त में से कोई एक। और जीव और पुद्गल में 6-6 गुण होते हैं, 4-4 तो अपने एक्सक्लूसिव और फिर अगेन वही चेतन अचेतन में से कोई एक और मूर्त अमूर्त में से कोई एक। आगे बढ़ते हैं, पर्याय के 2 प्रकार। पर्याय का मतलब द्रव्य की बदलने वाली अवस्था, परिवर्तनशील अवस्था, उसे हम पर्याय कहते हैं। अब 2 तरह के पर्याय होते हैं, एक होता है स्वभाव पर्याय जो बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऑटोमेटिकली बदलता है, वो है स्वभाव पर्याय। और जहां आउटर हस्तक्षेप आ जाता है वो कहलाता है विभाव पर्याय। जैसे पानी में सहज में लहरें उठी तो वो स्वभाव पर्याय कहलाएगा, और कोई पत्थर आदि डालने से लहरें उठे तो वो विभाव पर्याय कहलाएगा। फिर एक और दूसरा वर्गीकरण होता है अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ का मतलब होता है जो अव्यक्त हो, मतलब अंदर ही अंदर उसके पर्याय तो आ रहे हैं बट हमें पता नहीं चल पाता है। और व्यंजन पर्याय में जो व्यक्त होता है, जैसे पानी का पर्याय भाप भी होती है, बर्फ भी होती है, तो ये व्यंजन पर्याय है, ये व्यक्त हो पा रहा है। किंतु अगर कोई कह दे कि धर्मास्तिकाय का पर्याय क्या है, उसमें क्या बदल रहा है, तो उसमें भी अंदर ही अंदर कुछ चीजें बदल रही है। क्या बदलता है? जैसे मान लीजिए धर्मास्तिकाय गति में सहायक है, तो वो कभी किस जीव को गति दे रहा है, कभी किसी को नहीं भी दे रहा है। तो और कहाँ कौन लोकेटेड है, उसके किस प्रदेश में कभी कौन कोई पुद्गल आ जाएगा, कभी कोई जीव आ जाएगा, तो ऐसे उसकी अवस्थाएं बदल रही है। बट ये हमें सामने से इतना पता नहीं चलता है, तो उसको अर्थ पर्याय समझ लेते हैं, मतलब अव्यक्त रूप से उसके पर्याय बदल रहे हैं। तो ऐसे हमने पर्याय के 2-2 प्रकारों को समझा है, दोनों अलग अलग अपेक्षाओं से हैं। उसके आगे बढ़े तो प्रमाण के 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रमाण का मतलब क्या होता है कि जो जैसा है वैसा, यथार्थ ज्ञानम प्रमाणम, मतलब यथार्थ बात को जानना वो प्रमाण होता है। तो प्रमाण 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो एक्चुअली डायरेक्ट हो, सीधा सीधा हो, और परोक्ष प्रमाण मतलब कोई वाया मीडियम के थ्रू आता हो। प्रत्यक्ष के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष, दूसरा होता है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। वास्तव में पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही रियल प्रत्यक्ष होता है। पारमार्थिक मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली प्रत्यक्ष हो, यानी कि जीव जानेगा किसी चीज को तो प्रत्यक्ष जाने, सीधा ज्ञान होता हो, बिना किसी वाया मीडिया के, मतलब कोई मीडियम नहीं है और सीधा सीधा जान ले। तो ये ज्ञान कौन सा होता है? जो आत्मा का सीधा ज्ञान है, और ये ज्ञान होता है अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, जो कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष के 3 भेद भी आते हैं। अगला जो बोल है 9वां बोल, उसमें इसके 3 प्रकार भी आ गए हैं। तो ये जो ज्ञान होते हैं ना, इसमें कोई आंखों की जरूरत नहीं है, कुछ कानों की जरूरत नहीं है, जीव अपने आत्मा से सीधा ही चीजों को जान लेता है। तो ये भी एक विशिष्ट ज्ञान से ही प्राप्त होता है। हम लोगों ने ऐसा अभी वर्तमान में अनुभव नहीं किया, इसलिए हम इसको समझ नहीं सकते हैं, बट बुक्स में पढ़ करके इसके स्वरूप को जान करके समझने का अगर हम प्रयास करें तो मानो आंखें बंद है और हमें फिर भी दिखाई दे रहा है आगे क्या निकल रहा है, कितना दूर क्या चीज पड़ी है, हम सब उसको सीधा सीधा जान पाते हैं। उसके बाद एक होता है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो एक्चुअली रियल प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन व्यवहार में लगता है मानो प्रत्यक्ष ही हो। जैसे आंखों से देखी हुई चीज ऐसा लगता है भी हमने खुद आंखों से देखा है तो प्रत्यक्ष हो गया, बट वास्तव में आंखें भी तो मीडिया है, आंखें भी तो मीडियम का काम कर रही है, आत्मा ने सीधा नहीं जाना है।
इंद्रियों का उपयोग किया, मन का उपयोग किया, तब जान पाई। तो इंद्रिय और मन भी वहां पर एक तरह से मीडियम होते हैं, लेकिन व्यवहार में हमें लगता है कि भाई वो भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष ही है। तो व्यवहार की अपेक्षा से यह प्रत्यक्ष समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अब समव्यावहारिक प्रत्यक्ष के जो 4 प्रकार बताए गए हैं 10वें बोल में, 9वां बोल मैं स्किप कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बता दिया, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान, और इसके बारे में आपको आई थिंक सफिशिएंट जानकारी ऑलरेडी होगी, मतलब और कोई प्रश्न होगा तो हम अलग से कर लेंगे। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष के 4 प्रकारों में एक होता है अवग्रह, दूसरा इहा, अवाय और धारणा। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो मति ज्ञान का जो प्रोसेस है, मति ज्ञान के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसका जो प्रोसेस है वही समव्यावहारिक प्रत्यक्ष में भी आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे होता है अवग्रह, मतलब जैसे मान लीजिए आंखों से हमने कोई चीज देखी तो सबसे पहले जो दृष्टिपात हुआ, या कानों से कोई शब्द सुना तो वो शब्द कानों से कानों में मतलब आके जैसे टकराया, तो वो जो पहला क्षण होता है वो कहलाता है अवग्रह। अवग्रह के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है व्यंजनावग्रह, दूसरा अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह का मतलब होता है द फर्स्ट कनेक्शन पॉइंट, जो पहला उसका कनेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है व्यंजनावग्रह। तो जैसे जीभ पर कोई चीज रखी तो जैसे ही जीभ के वो स्पर्श हुई, जीभ को टच हुई और वो व्यंजनावग्रह का कार्य हो गया। अब उसके बाद इंद्रिय अपनी ये संवेदना भेजती है आत्मा को, और फिर आत्मा उसके ऊपर रिएक्ट करती है कि हाँ इसका ये टेस्ट है, ये कड़वा है, मीठा है, वो अर्थावग्रह से पता चलता है। मतलब चीज का टच होना, प्रारंभिक संपर्क, वो कहलाया व्यंजनावग्रह, और उसके बाद उसका मीनिंगफुल जान पाना वो होता है अर्थावग्रह। उसके बाद अवग्रह के बाद होता है इहा। तो जैसे ही ये टच हुआ, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा चीजों को ग्रहण किया गया, तो ग्रहण होने के बाद सेकेंड स्टेप ये होता है कि अब उस पर चिंतन मनन होता है कि क्या है, ये कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है या खट्टा है, कौन सा टेस्ट है, इस पर जो एक चिंतन मनन का प्रोसेस होता है वो होता है इहा। फिर इहा के बाद में जब एक निश्चय हो जाता है कि हाँ ये खट्टा ही है, कड़वा नहीं है, ये खट्टा है, तो वो कहलाएगा अवाई। और फिर अवाई के बाद में, अवाई में निर्णय हो जाता है, मतलब हमने जान तो लिया कि हाँ ये खट्टा है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वही चीज हम खाएंगे तो उस स्वाद को तुरंत पहचान पाना, मतलब पास्ट में हमने कभी अवाई किया था, उस अवाई का डेटा हमारे पास स्टोरेज है, उससे मैच करके सीधी हमने धारणा बना दी कि हाँ उस समय मैंने खाया था, ये तो खटाई नींबू की है, तो ये भी चीज में इसमें भी नींबू डाला हुआ है, नींबू का टेस्ट आ रहा है। तो ये धारणा के द्वारा, तो ऐसे अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये एक तरह से प्रोसेस है मति ज्ञान के, जिसके द्वारा हम इंद्रिय और मन की सहायता से चीजों को जान पाते हैं, देख पाते हैं। इसमें एक आईज ऐसी होती है, आंखें, जिसका अर्थावग्रह नहीं होता है, और एक मन होता है उसका भी अर्थ सॉरी व्यंजनावग्रह नहीं होता है। इन दोनों में, आंखें और मन में, मतलब कोई चीज एक्चुअली फिजिकली आंख के अंदर आके संपर्क में नहीं आती, कानों में शब्द पड़ता है वो होता है व्यंजनावग्रह, लेकिन आंखों में तो ऐसा कोई है नहीं भाई, दूर पड़ी हुई चीज भी हम देख पा रहे हैं, समझ पाते हैं कौन सी है, क्या है, उसका क्या कलर है। तो मूल बात बस यही है कि इन दो में व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इनमें एक्चुअल फिजिकल संपर्क नहीं हो पाता है। मन में भी हम दूर से ही मन कोई भी चीज सोच पाते हैं, उसमें चीज का संपर्क आना जरूरी नहीं है। तो जहां संपर्क आता है, बाकी 4 जगह पर संपर्क भी आता है। तो इस तरह से ये 5 इंद्रिय और मन, इनके अ, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा आदि, इस तरह से इनके द्वारा हम एक्चुअली ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो ये समव्यावहारिक प्रत्यक्ष के 4 प्रकार में आ जाता है। उसके बाद जिज्ञासा एक बार ले लेते हैं, 10 बोल हो चुके हैं अब तक। प्रेम जी। जय जिनेन्द्र, मुझे थोड़ा अवग्रह के बारे में वापस समझना है। देखिए अवग्रह में क्या होता है कि जिस चीज का हमें ज्ञान लेना है वो चीज इंद्रियों के संपर्क में आए। जैसे हमें मान लीजिए कोई सब्जी टेस्ट करनी, तो वो सब्जी हमने जीभ पर रखी, तो फिर हम उसके आगे बढ़ पाएंगे। अब हम उसमें आगे चिंतन करेंगे, अब खट्टा मीठा वो सब बात की बात है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि इंद्रियों के संपर्क में आना। तो इंद्रियों के संपर्क में आना ही अवग्रह कहलाता है। अब इसके 2 पार्ट हैं। प्रारंभिक रूप से फिजिकली संपर्क में आना व्यंजनावग्रह है,
और फिर संपर्क में आते ही उसका बेस मीनिंग जानना कि जो संपर्क में है उसका क्या मीनिंग है, मतलब हमारे कान क्या कहते हैं कि जो शब्द सुनाई दे रहा है ये क्या है। उसके बाद फिर हम गेस करेंगे कि कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो बात की बात हुई। तो जैसे हम अब जीभ की ही बात करूं तो जीभ पे टेस्ट करके हम बेसिक ये तो पता चले भी चीज मीठी है खट्टी है, तो वो अर्थावग्रह से हो जाता है। ये अवग्रह का अर्थ है। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई जिज्ञासा नहीं है। 11वां बोल है परोक्ष के 2 प्रकार। परोक्ष में 2 प्रकार होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष में 3 प्रकार थे, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, वैसे ही परोक्ष 2 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। और श्रुति ज्ञान में कोई बात सुन करके और उससे सीधा ज्ञान हो गया, जैसे किसी ने कुछ बता दिया कि आज संडे है, छुट्टी है, तो हमने सुन लिया, जान लिया, तो हमने मान लिया आज संडे है, छुट्टी है। और एक मति ज्ञान में कोई अपना ही दिमाग लगाए, कैलकुलेशन करें कि भाई देखो कल तो दुकान खुली थी, संडे को दुकान बंद रहती है, तो आज मतलब आज तो नहीं जा रहे हैं। यहाँ कोई कैलकुलेशन करे, भी 6 दिन की हमने कैलकुलेशन की थी, लास्ट टाइम संडे है, उसके बाद हम रोज गिन रहे हैं, तो वो हो जाएगा मति ज्ञान से। तो कोई कह दे सीधा सीधा और बता दे तो वो श्रुति ज्ञान हो जाता है। जैसे सामान्यतया श्रुति ज्ञान में कोई कहता है और वो हम सुनते हैं, सुन करके उसका जो अर्थ बोध होता है वो श्रुति ज्ञान में आता है। किंतु हमेशा शब्दों का प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं, जैसे कोई बुक में लिखा हुआ वो पढ़ करके भी हो सकता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैसेज पढ़कर भी हमें ज्ञान हो गया, तो वो भी श्रुति ज्ञान में ही आता है। जबकि मति ज्ञान में तो हम अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा आदि प्रोसेस से मन और इंद्रियों के सहयोग से ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का एक बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद मति ज्ञान के 4 प्रकार आते हैं। इसमें 4 प्रकार की जो बुद्धि है उसका वर्णन आता है। औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, कार्मी की बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि। तो औत्पत्ति की बुद्धि का मतलब एक ऐसी सहज बुद्धि जो बस आज हमने मतलब वर्तमान में किसी ने कुछ बताया नहीं फिर भी जान लिया। वैसे देखिए उत्पत्ति की बुद्धि भी कोई ना कोई पूर्व धारणाओं से कनेक्टेड तो रहती ही है, क्योंकि जीव तो कहीं कहीं अनादिकाल से कितने कितने जन्म ले चुका है, तो कहीं पास्ट में कुछ चीज कभी जानने को मिली और वो धारणा कहीं ना कहीं आत्मा के मतलब एक हिस्से में पड़ी हुई है कि भाई हमने ये चीज जानी है, मतलब अपने जो अनंत ज्ञान है उसके उस पर वो चीज प्रकाशित हो गई। तो उस प्रकाश के कारण से अभी वर्तमान भाव में कोई बात न भी मालूम हो तब भी वह इजीली वो जान पाता है। तो कोई ऐसी बात जो कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, फिर भी उसके अर्थ का बोध तत्काल हो पाना, ये होता है औत्पत्ति की बुद्धि से। फिर दूसरा वैनी की बुद्धि है, मतलब विनय से प्राप्त बुद्धि, और विनय से प्राप्त बुद्धि मतलब एजुकेशन से। तो जब कोई शिक्षा ग्रहण करे, एजुकेशन ले, तो एजुकेशन लेने में विनय पूर्वक ही एजुकेशन लेनी चाहिए, इसलिए इसको वैनी की बुद्धि कह देते हैं। तो पढ़ लिख करके जो ज्ञान मिलता है वो वैनी की बुद्धि है। जैसे अभी आप तत्व ज्ञान की परीक्षा देने के लिए पुस्तक आदि पढ़ते हैं, पढ़ करके जो ज्ञान मिल गया वो वैनी की बुद्धि में आ जाएगा। उसके बाद कार्मी की बुद्धि। कार्मी की बुद्धि आती है अभ्यास से, प्रैक्टिस से। जब कोई महिलाएं नई नई खाना बनाना सीखती है तो स्टार्टिंग में उतनी मतलब ग्रिप नहीं आ पाती, भी रोटी भी एकदम गोल मटोल नहीं बन पा रही है, टेस्ट भी एकदम से परफेक्ट नहीं आता है। इवन कभी चाय बनाते तो चाय भी एकदम टेस्टी नहीं बन पाती है, कभी पत्ती ज्यादा हो गई, कभी कड़क बन गई, कभी शक्कर ज्यादा चली गई, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ चीजें आती हैं। लेकिन करत करत अभ्यास के जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 साल से रेगुलर चाय बना रहा है, तो उसके बाद उसके हाथ की चाय एक जैसा टेस्ट बैठ ही जाता है, तुरंत बना लेता है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। उसमें फिर उसको नापने की भी जरूरत नहीं, वो अंदाज से भी शक्कर डाली तो भी मिठास बराबर हो जाती है। तो ये जो प्रैक्टिस से हमें ज्ञान मिलता है, उससे जो हमारी बुद्धि डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड कार्मिकी। उसके बाद है पारिणामी की। पारिणामी की बुद्धि आती है अवस्था से। तो अवस्था जैसे जैसे बीतती है वैसे वैसे अनुभव के आधार पर जो बुद्धि का डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है पारिणामी की बुद्धि। तो ये 4 प्रकार की बुद्धि मति ज्ञान के अंतर्गत आती है। अब इन 4 बुद्धि के 4 उदाहरण भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में। तो आप चाहें तो मैं शॉर्ट में बता दूं, नहीं तो आप कहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टोरी जैसा ही आप आराम से पढ़ सकते हैं।
तो आप सर एक ये दो कोई भी मुझे कार्मिक, बता दीजिए। सर ये कार्मिक में सर्वकालिक और कदाचित की ये भी बता दीजिए ना। ओके, तो देखिए, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम मतलब रेगुलर अभ्यास करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी कभी करते हैं। तो जो रेगुलर अभ्यास करते हैं उसका उसे कहते हैं कर्म। मतलब हम कार्मिकी शब्द जो आ रहा है ना, वो कर्म कर्म से आया। तो ऑलवेज जो अभ्यास हो रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जैसे अभी समझ लीजिए आप लोग घर में खाना बना रहे हैं, तो आप डेली बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप होटल में चले जाते हैं या कभी घूमने गए, वहाँ पर आप खाना न भी बनाएँ, बट मोस्टली होता है, तो वो सर्वकालिक हो जाता है। और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आप कभी-कभी करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पेंटिंग का शौक है, तो अब कभी अवसर मिलता है, साल में कभी 2, 4, 5 बार पेंटिंग कर ली, रोज़ तो नहीं करते हैं। तो लेकिन फिर भी उसका भी एक अभ्यास तो हो ही जाता है ओवर ए पीरियड कि भई आप 5 साल से पेंटिंग कर रहे हैं, भले आप रोज़ नहीं करते हैं, कभी-कभी करते हैं। ऐसे किसी का लिखने का अभ्यास है, रोज़ नहीं लिखते हैं, लेकिन आगम मंथन की मतलब एग्ज़ाम था या आप तत्व ज्ञान के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके निमित्त आपने लिख लिया, तो अब रोज़ तो नहीं लिखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में, परीक्षा में तो लिखा आपने 1 घंटा, 2 घंटा, तो वो कादाचित हो जाता है। तो कादाचित के जो कर्म होते हैं उसको शिल्प कहते हैं, और जो ऑलवेज करते हैं वो कर्म होते हैं। मतलब हमारा जो बेस कार्य है कि भई मेन तो हमारा टास्क ये है, बट कभी-कभी हम ये भी करते हैं। तो उसको आप यूँ समझ लो कि भई जैसे हॉबीज़ होती है, कभी-कभी हम अपनी हॉबीज़ को भी पूरा करते हैं और एक अपना डे टू डे एक्टिविटी होती है। क्लियर हुआ? मैंने पूछा था स्टोरीज़ में बताऊँ या इसको स्किप कर दें? उदाहरण आप समझ गए हैं, पढ़े पढ़े होंगे अपने बुक, मैंने कहा भी था कि आप बुक को एक बार रीड करके रखें। आगे चलिए सर, आगे चलिए। आगे चलें? हाँ। फिर भी अगर किसी को कोई पर्टिकुलर उदाहरण से संबंधित जिज्ञासा रह जाए तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। अब है 13वां बोल, श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार। जैसे हमने मति ज्ञान के 4 प्रकार किए थे, जो बुद्धि के 4 प्रकार थे, अब श्रुत ज्ञान से संबंधित जो बातें आ रही हैं, ये एक्चुअली आगमों से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि मेनली हम ये मानते हैं भई श्रुत ज्ञान हमें कहाँ से मिला? हमने सुना भगवान की वाणी, वो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने हमें बातें बताई आगम के माध्यम से, तो वहाँ से हमें श्रुत ज्ञान आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें आगम से रिलेटेड भी इसमें आती हैं श्रुत ज्ञान से, और कुछ और बातें भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके एक्चुअली 2-2 के क्रम में ये भेद आते हैं, तो 7 प्रकार की बातों के आधार पर कुल 14 प्रकार बन जाते हैं। तो जैसे पहले 2 भेद है अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत। तो जहाँ पर श्रुत के साथ में अक्षर हो, यानी कि कोई शब्द फ्रेम हो रहा है, कोई शब्द बोला फिर उसका हमने अर्थ समझा, तो वो अक्षर श्रुत में आ जाएगा। कभी-कभी संकेत आदि के माध्यम से भी कोई बात बताई जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी से पूछा गया कि इसका टेस्ट कैसा है? तो उसने जवाब दिया, मज़ा नहीं आया, मतलब एक इशारा कर दिया मुँह से ही, तो उसका मतलब हम समझ जाते हैं। तो वो जो अर्थ हमने बोध कर लिया किसी के बताने से, वो बिना अक्षर के हो जाता है, तो वो अनक्षर श्रुत हो जाता है। फिर एक होता है संगी श्रुत और दूसरा असंगी श्रुत। तो जो मन वाले प्राणी होते हैं, उनका श्रुत तो कहलाता है समनस्क प्राणी का श्रुत, संगी श्रुत और असंगी श्रुत बिना मन वाले प्राणी का श्रुत। तो एक्चुअली संगी श्रुत तो एक व्यक्त रूप में थोड़ा डिटेल में होता है, जिसको अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन असंगी प्राणी का श्रुत तो एक मानो फॉर्मेलिटी जैसा होता है, एक नाम मात्र का है, वो कितना क्या समझ पाते होंगे, क्योंकि उनमें मन नहीं है। मन के बिना जब तक चिंतन नहीं होता है ना, अर्थ का सही ढंग से बोध होना थोड़ा कठिन होता है। बट स्टिल श्रुत ज्ञान का असंगी जीवों में भी श्रुत ज्ञान का विद्यमानता तो मानी गई है, तो वो असंगी श्रुत के रूप में हल्का-फुल्का उनको भी थोड़ा-थोड़ा ज्ञान कुछ चीज़ का हो जाता है। जैसे एकेंद्रीय जीव है, अब उनमें पानी मान लो पिलाया गया पौधों को, तो उन्हें एक हल्का-सा एक आभास होता है कि हाँ, ये पानी आया, तो मानो ये अगर समझो कलरफुल पानी डाला, तो उन्हें ऐसे न तो उनमें ये सब क्षमता है कि वो उसको पहचान पाएँ, लेकिन एक हल्का-सा एक आभास उन्हें मिल जाता है, तो उससे उन्हें थोड़ा बहुत जो समझ में आता है, वो असंगी श्रुत में आ जाता है। उसके बाद सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। तो जो सम्यक दृष्टि है, उसका श्रुत ऐसा श्रुत होता है जो मोक्ष साधना में सहायक हो, और मिथ्या श्रुत में मिथ्या दृष्टि का श्रुत जो कि मोक्ष साधना में बाधक श्रुत हो। फिर होता है सादि श्रुत और अनादि श्रुत। तो जो
जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट हो वो सादी श्रुत होता है, और जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है वो अनादि श्रुत है। इसी प्रकार से पर्यवसन का मतलब अंत होता है, तो सपर्यवसित श्रुत मतलब जिसका अंत होने वाला हो, जो अंत सहित हो, और अपर्यवसित श्रुत का मतलब जिसका अंत नहीं हो। तो देखिए, अब जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है भी नवकार मंत्र कब से प्रारंभ हुआ, या जैन धर्म कब से प्रारंभ हुआ, तो इसका जो सत्य रूप धर्म है ना, वो तो अनादि और अनंत है, सदा था सदा रहेगा। किंतु शब्द रूपी धर्म, जैसे अभी वर्तमान में जो 32 आगम है, उसका जो कंटेंट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सूत्र, उस रूप में ये आदि श्रुत है, क्योंकि आगम की रचना हुई है भगवान महावीर के बाद हुई है, और भगवान महावीर द्वारा बताई गई बातें उन आगमों में मिलती है। अब इससे पूर्व जो 23वें तीर्थंकर थे, उस समय के आगम डिफरेंट होंगे, तो उस समय के शब्द रूप में जो हम आगम देखे भी, ये पर्टिकुलर वर्डिंग्स वाले आगम, उसका तो वो सादी और शांत होगा। लेकिन अगर हम जैन धर्म की बात करें, एक ऐसा धर्म जो सत्य धर्म है, जो एक्चुअल रियल चीजों को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे 6 द्रव्यों के नाम बदल सकते हैं, बट एक्चुअली धर्मास्तिकाय तो धर्मास्तिकाय ही रहने वाला है। वो एक ऐसा द्रव्य जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअली गति में सहायक बनता है। तो भाव के आधार पर जो धर्म है वो प्रवाह रूप में अनादि अनंत हो जाता है। तो ऐसे हम सादी, अनादि, सपर्यवसित और अपर्यवसित श्रुत को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत। तो गमिक श्रुत में क्या होता है कि कनेक्शन रहता है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कुछ कॉमन चीजें होती है, कि उसके आगे का पार्ट पहले वाले चैप्टर जैसा ही। और अगमिक सूत्र में टोटली डिफरेंट चीज होती है, मतलब पहले से दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसा पहले में है उसमें से कोई कॉमन चीजें नहीं आती है, तो हमें वो पूरा का पूरा अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। जबकि गमिक श्रुत में बहुत सारी बातें कॉमन आने पर हम ऐसा कह देते हैं कि भाई जो पूर्व पाठ में था उसके बेस पर आगे की चीज समझ लेनी है। उसके बाद आता है अंग प्रविष्ट सूत्र और अनंग प्रविष्ट सूत्र। अंग प्रविष्ट सूत्र का मतलब जो 12 अंग है, 12 अंग आगम, वो आ जाते हैं अंग प्रविष्ट सूत्र में, जिसके रचनाकार गणधर स्वयं होते हैं। और अनंग प्रविष्ट सूत्र में गणधर के अतिरिक्त जो दूसरे आचार्य होते हैं वो उसकी रचना करते हैं। तो ऐसे हमने कुल 14 जो शुद्ध ज्ञान के प्रकार थे उनको समझा। अब जिज्ञासाओं के क्रम में साधना जी। सर पहले तो कि यहाँ पहला एक वर्ड दिया हुआ है द्रव श्रुत, इसका क्या मतलब होता है द्रव्य श्रुत? कौन सा, नहीं समझ में आया, कौन सा वर्ड? एक वर्ड है यहाँ पे सब संकेत आगे आदि द्रव्य श्रुत, तो ये द्रव्य श्रुत का क्या अर्थ होता है? ओके, तो देखिए, शब्द और संकेत ये सब द्रव्य श्रुत है। मतलब ये होता है कि फिजिकल श्रुत, जैसे आगम की बुक ये द्रव्य श्रुत है, और उसको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझ लेते हैं, तो वो जो समझ से हमें ज्ञान मिला वो होता है भाव श्रुत। तो जैसे किसी ने कहा कि श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार है, तो ये जो शब्द है ना, श्रुत ज्ञान और 14 प्रकार, ये है द्रव्य श्रुत। लेकिन जब इसका मीनिंग जान लेते हैं, मान लीजिए कोई जापानीज व्यक्ति अपनी इस क्लास में आ जाए, जून क्लास में, और उसको मैं कह दूं कि श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार है, तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि शब्द तो सुन लिए, द्रव्य श्रुत तो उसके कान में गया, लेकिन उस द्रव्य श्रुत से वो अर्थ नहीं जान पाया, क्योंकि उसको 14 शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, श्रुत ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं पता है, प्रकार शब्द का अर्थ नहीं पता है। तो द्रव्य श्रुत मतलब जो फिजिकल चीजें जो श्रुत ज्ञान में निमित्त बन रही है, और भाव श्रुत होता है जो उसका एक्चुअल अर्थ बोध करवाएगी। तो इसके दूसरे अक्षर श्रुत में एक लाइन है, ये साधन में साध्य का आरोपण है, इसका अर्थ क्या हुआ? यह साधन में साध्य का आरोपण है, मतलब क्या होता है कि एक्चुअली अक्षर तो ज्ञान नहीं करवा सकता है, ज्ञान कौन करवाता है, उसका अर्थ ज्ञान करवाता है, लेकिन क्योंकि अक्षर था इसलिए ज्ञान हो पाया, मतलब इसलिए अर्थबोध हो पाया। तो साधन जो था, साध्य क्या था कि हमें उसका अर्थ जानना है, तो साधन ने ही साध्य को प्राप्त करने में हमें हेल्प की।
तो साधन में साध्य का आरोपण है कि एक्चुअली तो साध्य तो उसका मीनिंग होना चाहिए, लेकिन हमने अक्षर को भी श्रुत कह दिया। अच्छा, और सर एक और लास्ट क्वेश्चन कि श्रुत ज्ञान का आदि होगा क्या उसी का ही अंत होगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसका आदि है उसका अंत अवश्य होगा। जो अनादि है वो हाँ, और मतलब अनंत भी सादि जो है वो सपर्यवसित होना चाहिए और जो अनादि है वो अपर्यवसित होना चाहिए। हाँ, ये वैसा मेरे कह को सकते लगा, हैं। तो ये मैं आपको आस्क कर रही हूँ, क्या ये सही है? लग तो ऐसा ही रहा है, ऐसा होना तो चाहिए। ओके, थैंक यू। चलिए, अब समय हो गया है, हमने 13 बॉल कर लिए हैं। एग्जैक्टली हाफ हो गया है, क्योंकि इस वर्ग में 26 बॉल है, 13 आज हमने कर लिए। तो कल हम 14वें बॉल से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और कोई अगर जिज्ञासा हो तो आप आज जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आप अभी पूछ सकते हैं। चलिए, तो फिर हम आज की क्लास यहीं पर ओके, सरिता जी। एक सूत्र ज्ञान के भेद को लर्न करने का कोई ट्रिक? ओके, ट्रिक चाहिए ना, तो देखिए पहले अक्षर अनक्षर एक चीज समझ लो भी, एक अक्षर को लेना है, एक संज्ञा को बेस लेना है, फिर सम्यक मिथ्यात्व को लेना है। तो तीन चीजें हमने, तीन चीजों से 6 जान ली चीजें। उसके बाद में सादी और पर्यवसित, ये तो आदि और अंत से जोड़ दे तो 4 चीजें साथ में आ जाएगी। मतलब सादी अनादि सपर्यवसित अपर्यवसित। तो स्टार्ट और एंड वाली बात, इसमें 4 बातें साथ में आ जाती। तो हमें बेसिकली याद क्या करना है? अक्षर याद करना है, संज्ञा याद करना है और सम्यक याद करना है। 3 चीजों से हमने 6 जान लिए। उसके बाद में स्टार्ट और एंड से हमने 4 चीजें और जान ली, सादी अनादि सपर्यवसित और अपरिवसित। उसके बाद बस 2 शब्द और हमें याद करने होंगे, गमिक और अंग। तो ऐसे कुछ कुछ शब्द याद करके फिर बाकी की चीजें आप वहां पे एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। ओके। हाँ, पदमचंद जी। जय जिनेन्द्र, अब गुरु लघुत्व को समझना चाहता हूँ। गुरु लघुत का मतलब ये होता है जो न गुरु हो न लघु हो, मतलब एक बैलेंस करके रखता है। यानी कि किसी पदार्थ में उसके जो अवयव है, उनके अवयवों के बीच में एक कॉम्बिनेशन इस रूप में कि वो उन्हें बिखरने नहीं देता है, प्रदेशों को समेट के रखना। न हल्कापन न भारीपन, एक ऐसा बैलेंस जिससे वो पदार्थ, वो द्रव्य बिखरता नहीं है, अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में बंधा हुआ रह पाता है। ऑलवेज। जी ऑलवेज, कभी भी, एनी टाइम। हाँ, एनी टाइम का मतलब जो वर्तमान अवस्था है ना, उस वर्तमान अवस्था को भी उस रूप में बांध के रखना। जैसे मान लीजिए पानी का बर्फ बना, तो वो बर्फ अपने आप में इंटेक्ट तो है ना, तो वो इंटेक्ट पना जो है ना, वो अगुरु लघुत्व के कारण होता है। और ये उसकी जो भी अवस्था रहेगी, जो जैसा पर्याय है ना, उस पर्याय को उस रूप में बांध कर रखना। अब जब नया पर्याय आ जाएगा तो उस नए पर्याय की जितनी भी अवयव है, उन अवयवों को एक साथ बांध कर रखना। जैसे आत्मा को अगुरु लघुत्व कहते हैं, इसको थोड़ा समझाइए आप। देखिए, आत्मा में भी अगुरु लघुत्व इस रूप में होता है कि जैसे आत्म प्रदेश हैं, तो वो आत्म प्रदेश आपस में बिखरते नहीं है, हमेशा साथ में जुड़े हुए रहते हैं। अब उसमें कोई हमने फेविकोल तो लगाया नहीं कि भाई दो आपस में चिपक जाए। तो ये उसका गुण है, ये उसकी क्वालिटी है, ये एक सामान्य गुण होता है अगुरु लघुत्व, जिसके कारण से असंख्य आत्म प्रदेश सदैव सदा साथ में जुड़े रहेंगे, शाश्वत रूप से, मतलब ऑलवेज, त्रिकालिक रूप से हमेशा असंख्य आत्म प्रदेश साथ में बंधे हुए रहते हैं। जब आत्मा प्रदेश निकलते हैं तो वो एक साथ में निकलते हैं सब? नहीं, वो जो आपस में कनेक्ट रहते हैं, मतलब उनका कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं होता है, बस उस रूप में समझना होगा। साथ में तो एक साथ कैसे, कभी लाइन में भी निकल सकते हैं, कभी पूरा कुछ पोर्शन पहले निकलेगा कुछ बाद में, सब कुछ साथ में तो कैसे निकलता है? तो उस वक्त अलगाव तो होता है ना? हम्म उस समय अलग तो होते हैं ना? नहीं समझ में आया उतना। उस समय जब आत्मा प्रदेश अलग अलग निकलते हैं तो अलगाव तो होता ही है ना? नहीं, अलगाव का मतलब ब्रेक नहीं होता है। अगर अलग भी निकल रहे तो वो जुड़े हुए तो है ना, मतलब एक प्रदेश निकल गया, दूसरा उसके पीछे पीछे जुड़ा हुआ ही साथ में आ रहा है। ऐसे ठीक। दो पीस में डिवाइड नहीं हो पाता है। ओके ओके ओके, ठीक है, कृपा कराइए, कृतज्ञ हूँ उसमें। हाँ, सुमित्रा जी।
जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये परोक्ष के दो प्रकार है ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। इसमें एक लाइन आई है, जैसे मति ज्ञान छाल के समान है, तो ये छाल के समान समझ में नहीं आया कि क्या छाल के समान, और श्रुत ज्ञान कारण है, और फिर श्रुत ज्ञान रज्जु के समान है लिखा हुआ है, क्योंकि वो मति ज्ञान का कार्य है। ये दो थोड़ा सा समझा दीजिए। श्रुत ज्ञान डोरी के समान। ये कौन सा बोले? ये परोक्ष के दो प्रकार, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो आया हुआ है ना, नंबर क्या है इसका? पेज नंबर 174। अच्छा 11 नंबर है, ठीक है। 11 परोक्ष के दो प्रकार है। तो इसमें छाल और रज्जू वाली बात आई है। तो इसको मैं थोड़ा सा कल और थोड़ा चिंतन मनन करके आपको बताने का भाव रखता हूँ। तो कल क्लास के स्टार्टिंग में पहले ये प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। हाँ ठीक है। और एक मेरा ये है क्वेश्चन, मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं, जैसे इसमें जो द्रव्य में 6 सामान्य गुण है ना, तो इसमें जैसे फर्स्ट वाला है अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब भी तो उसका मेन जो गुण है वही तो हो गया ना अस्तित्व। जैसे चेतना, जीव का है चैतन्य गुण, वो उसका अस्तित्व हो गया। फिर अगुरु लघुत्व भी तो वो है ना, कि उसका वो जो मेन गुण है वो स्थायी रहता है। तो दोनों नहीं, देखिए दोनों सेम। में अंतर मैं बताता हूँ। अस्तित्व का मतलब उस द्रव्य का अस्तित्व, मतलब वो द्रव्य हमेशा रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। द्रव्य का अच्छा। एग्जिस्टेंस मतलब द्रव्य है, द्रव्य होना, द्रव्य का होनापना, कि हाँ ये है, ये है अस्तित्व। अब अगुरु लघुत्व में ये होता है कि उसके जो अवयव है ना, उनको बिखरने नहीं देता है, उनको बांध कर रखता है। प्रदेश, जो प्रदेश है वो हाँ, अलग प्रदेशों को अलग बांध होता कर है। रखना। अच्छा। तो फिर इसमें पुद्गल, जैसे इसमें छहों के एक है, तो पुद्गल तो अलग अलग भी होते हैं ना, हाँ, पुद्गल का पुद्गल भी अलग हो तो सकता है, लेकिन जब तक जो, अब जैसे मान लीजिए अभी ये रुमाल वैसे ही बंधा हुआ है, तो तब तक तो बंधा हाँ, हुआ है ना। हाँ, उसकी वर्तमान पर्याय में जितने पुद्गल है इसमें, उनको उस समय तो उसने बांध के तो रखा है ना। बाद हाँ, में तो टूट गया अलग तो जब, ठीक है, हाँ, परमाणु जब अलग हो गया तो वो अलग तो होता है। जैसे जीव अलग का हो वो जाएगा। तो होता है, फिर वो उसकी सबका नहीं उसके होता। उसके बाद वाली पर्याय में भी जब तक वो सबको तो नहीं बिखेर रहा, मतलब अलग होने का मतलब सारे परमाणु तो नहीं फैल गए ना, कहीं ना कहीं एक ब्रेक हुआ है। इतने परमाणु एक पार्ट में चले गए, इतने परमाणु दूसरे पार्ट में आ गए। अच्छा, ठीक। चलिए, तो आज के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं, और बाकी वर्ग 4 को कल कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कल ये अंतिम क्लास रहे, और अगर समय अधिक लगा तो एक क्लास और भी की जा सकती है, लेकिन कल का फिलहाल एक टारगेट, कल की क्लास अंतिम के रूप में हम रखते हैं।